Hello students, how are you? Today I will teach chapter number 10, reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence, किशोरावस्था की ओर. In the previous chapter, we were learned what is reproduction, how reproduction is useful for living organisms, and methods of reproduction. In this chapter, we will learn the changes occurs during adolescence, what is adolescence, what is hormones. There are many topics will cover in this chapter. Then I will go to you in the previous chapter. इस previous chapter के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि जो मेल और फीमेल, मेल फादर और फीमेल मदर, फादर से स्पर्म और मदर से ओवम, ये जो दोनों जब मिले तो एक सेल बनी. उस सेल को अपन ने क्या कहा था? जाइगोट. क्या कहा था? जाइगोट. और इस प्रोसेस को क्या कहा था अपन ने? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. फिर मैंने ये बताया था कि जाइगोट किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में. किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में. एम्ब्रियो किस में डेवलप होता है? फीटस में. किस में डेवलप होता है? फीटस में. ये जाइगोट से लेके एम्ब्रियो फीटस तक की जो होती है पीरियड, इस पीरियड को अपन बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड. कौन सा पीरियड? प्रेगनेंसी पीरियड. अपनी लाइफ का पहला जो पीरियड होता है वो प्रेगनेंसी पीरियड. मतलब अपन प्रेगनेंसी के दौरान रहते हैं. जाइगोट क्या होती है? सिंगल सेल होती है. सिंगल सेल होती है जो दो सेल से मिलकर बनी है, स्पर्म और ओवम. स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स लेके आया है, ओवम भी 23 क्रोमोसोम. और जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम. फिर जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हुआ. एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है. एम्ब्रियो क्या होता है? मल्टी सेलुलर. लेकिन इसमें ऑर्गन पता नहीं चलता कि हैंड कौन सा है, लेग कौन सा है. फीटस में क्या होता है? अलग अलग ऑर्गन दिख जाते हैं. तो इस पीरियड को बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड. कौन सा पीरियड? प्रेगनेंसी पीरियड. ये पीरियड लगभग होता है 280 डेज. 280 डेज. और मंथ्स की बात करें तो 9 मंथ. इट मींस अप्रोक्सीमेटली हम 9 महीने हमारी माँ के पेट में रहे थे, गर्भ में रहे थे, यूट्रस के अंदर रहे थे. कितने महीने? 9 महीने. दिन कितने? 280 डेज. और उस पीरियड को मैंने क्या बोला? प्रेगनेंसी पीरियड. यहां तक आपके समझ में आई? प्रेगनेंसी पीरियड के बाद मैं ये फर्स्ट प्रेगनेंसी पीरियड कर दिया है. इसके बाद सेकंड जिस पीरियड में आते हैं उस पीरियड को बोलते हैं अपन इन्फेंटीहुड. इन्फेंटीहुड. ये जो पीरियड होता है ये 0 to 2 ईयर, 0 to 2 ईयर, जन्म लेने से 2 साल तक का होता है, जिसके अंदर अपन जनरली मैक्सिमम 2 ईयर और मिनिमम 1 ईयर या 6 मंथ अपन फीड करते हैं. मदर पे निर्भर करते हैं. मदर के दूध पे जो मिल्क होता है उसको अपन फीड करते हैं. तो इस पीरियड को बोलते हैं इन्फेंटीहुड. इसको हिंदी में बोलते हैं शेषवा अवस्था. मतलब अपन शिशु रहते हैं, शेषवा अवस्था बोलते हैं. इसके बाद जो थर्ड आता है पीरियड, उस थर्ड पीरियड को बोलते हैं चाइल्डहुड. क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड. चाइल्डहुड जो होता है आपका 3 to 11 ईयर. 3 to 11 ईयर, 11, 10, 12 या कुछ भी, मैक्सिमम इतना ही है. तो इस पीरियड को बोलते हैं बाल्यावस्था. नेक्स्ट जो पीरियड आता है फोर्थ, वो जिस पीरियड का अध्ययन अपन जिस पीरियड का स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो होता है एडोलिसेंस. कौन सा पीरियड? एडोलिसेंस. किशोरावस्था. कौन सी अवस्था? किशोरावस्था. ये जो अवस्था होती है ये जनरली 11 से 19 वर्ष, या कई बुक्स में इसको 13 to 19. 13 to 19 होने के कारण इसको बोलते हैं टीनेजर. क्या बोलते हैं? टीनेजर. टीन मतलब 13, 19 मतलब एन से 19, टी से 13, टीनेजर. ठीक है. इस अवस्था को बोलते हैं किशोरावस्था. फोर्थ जो स्टेज है, फोर्थ स्टेज के बाद जो 5वीं अवस्था है जिसमें मैं हूं, आप नहीं हो, उस अवस्था को बोलते हैं एडल्टहुड. क्या बोलते हैं? एडल्टहुड. वयस्क अवस्था. वयस्क अपन कैसे रहते हैं? मेच्योर हो जाते हैं. वयस्क अवस्था. अभी आप लोग एडोलेसेंस में हो और मैं एडल्टहुड में हूं. ये इस चैप्टर के पहले की समरी. अपनी सबसे पहले अपन माँ के पेट में रहते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड. फिर अपन 2 साल तक, साल भर तक दूध पीते हैं, तो अपन उस समय रहते हैं शेषवा अवस्था में. इन्फेंट, छोटे बेबी को इन्फेंट बोले जाते हैं. जो दूध पीता है उस बच्चे को इन्फेंट.
फिर 3 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। और जिसकी बात अपन करने जा रहे हैं किशोरावस्था, एडोलेसेंस, वो होती है 13 to 19। और उसके बाद आती है एडल्ट, और वो होती है 19 से अबव, 18 to 50 तक, 50 ईयर तक। और फिर जो बाद में अवस्था आती है 50 की उम्र के बाद, उसको अधेड़ या वृद्ध, ओल्ड एज आ जाती है ना, बूढ़ा कहने लग जाते हैं 50 की उम्र के बाद कि एक वृद्ध आदमी है। 50 की उम्र तक अपन युवा रहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अपन एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। वापस सुनो, मेल फीमेल, मेल थे अपने फादर, फीमेल मदर, फादर का स्पर्म, मदर का ओवम, मिलकर क्या बना, जाइगोट। जाइगोट ये स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल है, ओवम लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की, ये दोनों मिलकर क्या बनाई, जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेलुलर होती है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, ओवम में ये 23 क्रोमोसोम। फिर ये चल बनाते हैं एम्ब्रियो जो मल्टी सेलुलर होता है, इसके अंदर अपने बॉडी पार्ट्स शो नहीं होते। फिर आता है फीटस जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स शो होते हैं। फीटस, इस जाइगोट से फीटस तक की जो कंडीशन होती है, इस पीरियड को बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। और ये जनरली कितने दिन का होता है, 280 डेज, 9 मंथ्स का। फिर इन्फेंटीहुड में 0 से 2 बार, फिर चाइल्डहुड में 3 से 11, और एडोलेसेंस 11 से 9, 12 से 19, है ना, 13 to 19, कुछ भी इसको अपन बोल सकते हैं। जनरली ये डिफर होता है, किसी बच्चे में जल्दी गुण आ जाते हैं, किसी में धीरे आते हैं। तो जो एडोलेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये 11 से लेकर 19 तक, कई बार इसको कई बुक्स में 13 to 19, कईयों में 20 to 19, तो अपने को 12 to 19 सॉरी, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज एडोलेसेंस। व्हाट इज एडोलेसेंस? तो एडोलेसेंस द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन आवर बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन आवर बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, पेज नंबर है ना, उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इट्स जनरली द पीरियड ऑफ लाइफ, अगर मैं इसको लिखूं, द पीरियड ऑफ लाइफ when our body goes several changes leading to reproductive maturity is called adolescence. This period occurs between 11 to 19 years, but generally it is taken 13 to 19. So adolescence, the another name of adolescence is teenager. Other name of adolescence is teenager. तो एडोलेसेंस को टीनेजर भी कहते हैं क्योंकि 13 से 19 साल के बीच की बात होती है। डेफिनेशंस आप अपनी बुक में से लिखेंगे, मैं आपको केवल समझाऊंगा कि एडोलेसेंस क्या है। तो एडोलेसेंस वह अवस्था है जिसमें हमारी बॉडी में कई चेंजेस होते हैं और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अपने में आने लगती है, उस पीरियड को बोलते हैं एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस के शुरुआत में एडोलेसेंस एक चीज और, गर्ल्स के अंदर बॉयज से 1-2 साल पहले ये आ जाती है, इसीलिए 11 ईयर जो वर्ड लिखा हुआ होगा वो गर्ल्स के लिए है और बॉयज के लिए क्या लिखा हुआ आएगा, 13 ईयर। ध्यान रखना, गर्ल्स में पहले मैच्योरिटी आ जाती है बॉयज की तुलना में। इसीलिए शादी की एज देखो, बॉयज की 21 ईयर और गर्ल्स की 18 ईयर है ना, गर्ल्स बॉयज। नेक्स्ट आता है प्यूबर्टी। एडोलेसेंस के अंदर क्या होता है कि ह्यूमन जो बॉडी होती है उसके अंदर सेवरल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो उन चेंजेस का जो सेट होता है पूरा, मतलब कौन कौन से जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के पूरे सेट को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। द चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जो स्टार्टिंग होती है वो 13 ईयर के लगभग होती है और 18 ईयर तक या 19 ईयर तक चलती है। अब प्यूबर्टी के अंदर चेंजेस क्या क्या होते हैं, वैसे मैंने आपको गूगल मीट की लाइव क्लास के दौरान ये बता दिया है, लेकिन फिर भी चेंजेस एट प्यूबर्टी में चेंजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज हाइट बढ़ना, और ध्यान रखना गर्ल्स की हाइट जल्दी बढ़ती है बॉयज की तुलना में, लेकिन 18 ईयर के लगभग जाते जाते गर्ल्स और बॉयज की हाइट इक्वल पहुंच जाती है। इंक्रीजिंग हाइट, चेंज इन बॉडी शेप,
बॉडी की शेप चेंज होना, चेंज इन बॉडी शेप। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती जाती है, 11 साल के 12 साल के बाद अपनी बॉडी शेप चेंज होती जाती है। बॉयज में क्या होता है, बॉडी शेप में बॉयज में क्या होता है, शोल्डर और चेस्ट ये क्या हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं, ब्रॉडर एंड वाइडर, ब्रॉडर एंड वाइडर, चौड़े हो जाते हैं। गर्ल्स के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है, साइज ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है ब्रेस्ट की या चेस्ट की ना, ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है। और वेस्ट जो कमर है, वेस्ट की साइज भी इंक्रीज होती है, कमर के नीचे का जो पार्ट होता है उसकी साइज भी इंक्रीज होती है। तो बॉडी शेप में बॉयज में शोल्डर और चेस्ट ब्रेडर हो जाते हैं, और गर्ल्स में क्या होती है, ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है और वेस्ट की कमर की जो साइज है वो बढ़ती है। थर्ड जो पॉइंट आता है प्यूबर्टी के चेंजेस के दौरान, वो आता है वॉइस चेंज, वो आता है वॉइस चेंज। इस उम्र में क्या होता है कि आफ्टर 13 ईयर के बाद, 12 ईयर के बाद वॉइस की आवाज चेंज होने लग जाती है। उनका जो वॉइस बॉक्स लेरिंग्स ये यहाँ होता है, वॉइस बॉक्स लेरिंग्स हो जाता है, जो सॉरी वॉइस बॉक्स है उसको अपन बोलते हैं लेरिंग्स। ये वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होती है, थोड़ा सा उभार आने लग जाता है यहाँ पर और बाहर की तरफ दिखने लग जाता है। तो उस वॉइस बॉक्स के अंदर चेंजेस आने से वॉइस की जो आवाज है वो होरेस, होरेस का मतलब कड़ी, या जिसको बोलूं आवाज में क्रैक्स आ जाती है, आवाज मोटी हो जाती है, फटने लग जाती है। इस चीज को बोलते हैं वॉइस चेंज। तो चेंज वॉइस में अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोट्रेडिंग पार्ट होता है यहाँ पे लेरिंग्स है ना, प्रोट्रेडिंग पार्ट ऑफ वॉइस बॉक्स कॉल्ड एडम्स एप्पल। जब ये किसी किसी में बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, एप्पल जैसी सेव आ जाती है यहाँ पे बाहर की तरफ, है ना। द ग्रोविंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज ए प्रोट्रेडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, ठीक है। तो ये बॉयज के अंदर दिखने लग जाता है। फोर्थ जो चेंज आता है, ठीक है, अपना वॉइस बॉक्स लेयरिंग से फोर्थ जो चेंज आता है बॉयज और गर्ल्स दोनों में, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट मतलब पसीना, इन ग्रंथियों की ये जो ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स अपनी स्किन के नीचे होती है, और सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स यहाँ होती है अपने, ठीक है, स्किन के नीचे होती है, तो वो स्वेट रिलीज करती है बहुत ज्यादा मात्रा में। और सीबेसियस ग्लैंड्स को बोलते हैं ऑयल ग्लैंड, जो ऑयल सीक्रेट करती है। अगर किसी बच्चे के अंदर या किसी लड़की या किसी लड़के के अंदर, किसी बॉयज या गर्ल्स के अंदर इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, सीबेसियस ग्लैंड की, सीबेसियस ग्लैंड जो ऑयल ग्लैंड, तो उसके क्या हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स एक्ने। तो एक्ने पिंपल्स हो जाए तो अपने डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी होते हैं, जो ड्यूरिंग एडोलेसेंस होते हैं, और ये आराम से वापस, अगर आप पानी वगैरह खूब डाइट लेते हो, अच्छी डाइट लेते हो, पानी वगैरह पीते हो, ये चले जाते हैं। तो एक्टिविटी किनकी बढ़ जाती है, स्वीट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स की, स्वीट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स। इसके बारे में जो ग्लैंड्स क्या है, इसके बारे में मैं अलग से अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद में, ठीक है। इंक्रीज एक्टिविटी स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। नेक्स्ट जो आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन में डेवलपमेंट। अब सेक्स ऑर्गन कौन कौन से थे, बॉयज के अंदर तो क्या था, टेस्टेस, और फीमेल गर्ल्स के अंदर क्या था, ओवेरी। इनमें डेवलपमेंट हो जाता है, और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करने लग जाता है, स्पर्म, और ओवेरी क्या प्रोड्यूस करने लग जाती है, ओवम। मतलब डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस की साइज बढ़ने लग जाती है, ओवरी की साइज बढ़ने लग जाती है, साथ ही टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करने लग जाता है, स्पर्म, और ओवरी क्या प्रोड्यूस करने लग जाती है, ओवम। और साथ में टेस्टिस एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जो इसके नाम से मिलता जुलता ही है, उसको बोलते हैं टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन। ओवरी भी एक हार्मोन स्रावित करती है जो भी इसके नाम से मिलता जुलता है, ये एस्ट्रोजन है ना, ये दोनों हार्मोन। तो इनको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, टेस्टेस्टेरोन को बोलते हैं सेक्स, मेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन को बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ओवरी ओवम भी रिलीज करती है, ओवम को मैं एग भी कह सकता हूँ, ओवरी ओवम भी रिलीज करती है और एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज करती है, टेस्टिस स्पर्म भी रिलीज करता है और टेस्टोस्टेरोन भी करता है। लास्ट जो पॉइंट है, जो फिफ्थ 6 पॉइंट है, रीचिंग द एज ऑफ मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। इस उम्र में हम मानसिक रूप से, तार्किक रूप से, मानसिक इन मेंटल
6 पॉइंट जो है 6 पॉइंट मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ पहुंचते हैं। मेंटल का मतलब मानसिक रूप से अपन परिपक्व हो जाते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती है। इंटेलेक्चुअल, तर्क वितर्क करने की क्षमता आ जाती है अपने में। तर्क वितर्क का मतलब सर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। इमोशनल, इमोशनल का मतलब आप जानते हो नाराज होना, किसी से नाराज होना तो बहुत ज्यादा होना, गुस्सा करना, प्यार करना, है ना। अपने माता पिता अपने को डांट देते हैं तो अपने को बहुत गुस्सा आता है इस उम्र में। बाद में तो आप समझ जाते हो कि माता पिता अपने भले के लिए कहते हैं, लेकिन इस उम्र में बाद में अपने माता पिता से जब प्यार करते हैं तो भी बहुत ज्यादा करते हैं अपन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये है प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस। 6 चेंज बताए हैं मैंने आपको, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लिखना है। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो मैं सेकेंडरी शब्द को मिटा देता हूं, पहले बात करता हूं मैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि वो कैरेक्टर जो मेल और फीमेल के बारे में हमें बता सके कि ये मेल है, ये फीमेल है, या ये बॉय है, ये गर्ल है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं? सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी क्या होते हैं? एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय। ये तो ये नहीं कि अपन कपड़े पहन के आते हैं, जब अपना जन्म होता है एकदम नंगे होते हैं, तो उस समय पहले के टाइम में राजा महाराजाओं, जैसे आपने रामायण देखी होगी, तो रामायण में जो दासी आके कहती है महाराज दशरथ को, बधाई हो महाराज, बधाई हो, महारानी कौशल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे का पता कैसे चला, बॉय का पता कैसे चला? वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी प्रकार आजकल क्या हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो सिस्टर आती है, सिस्टर आके पिताजी को बोलती है, क्योंकि मदर तो वही रहती है, वो तो या तो बेहोश रहती है या उसको पता रहता है या उसको बता देते हैं। तो फिर फादर को आके बताते हैं बधाई हो आपके लड़का हुआ है, बधाई हो आपके घर पे कन्या आई है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन बोलते हैं प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात तो अपने को पता चल गई। लेकिन जैसे मान लो कोई 10 साल का 11 साल का बच्चा है और एक लड़की है, जो दोनों कजिन है, अंकल के, एक लड़का और एक लड़की है, दोनों ने छोटे बाल करा रखे मेरे जैसे, दोनों जींस टी शर्ट पहन रखे हैं। अब अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन लड़का है और कौन लड़की है? तो चाइल्डहुड पीरियड में अपन नहीं कर सकते। जो चाइल्डहुड का पीरियड है अपन बाहर से उनको नहीं कह सकते कि ये लड़का है या लड़की है। लेकिन जैसे वो एडोलेसेंस पीरियड में जाएंगे तो उन अपन आसानी, जैसे वो एडोलेसेंस के पीरियड में जाएंगे अपन आसानी से पहचान जाएंगे कि ये लड़का है और ये लड़की है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो क्या है? जैसे लड़कों के हेयरी लाइन, यहाँ पे माउस्टेच आना, मूछे आना, बियर्ड, दाढ़ी होना, उनकी आवाज में, वॉइस में क्रैक्स आना। लड़कियों की जो आवाज है वो एकदम पतली होना, हाई पिच होना, चेस्ट पे ब्रेस्ट का उभार होना, है ना, उनकी पतली आवाज होना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम मेल और फीमेल, बॉय या गर्ल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स या द फीचर्स हेल्प टू distinguish the male from the female. They are called secondary sexual characteristics. वे फीचर जो मेल और फीमेल को अलग कर सकते हैं या उनको अलग बता सकते हैं, उन फीचर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो द फीचर्स हेल्प, द फीचर या द कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं अपन, द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश का मतलब तुलना करना या अलग करना, डिस्टिंग्विश फ्रॉम मेल टू फीमेल, मेल और फीमेल के अंदर अंतर कर सकते हैं, उन्हें अपन कहते हैं मेल एंड फीमेल, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन बॉयज के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? माउस्टेच, मूछे आना, बियर्ड, दाढ़ी आना, है ना, बाल आने लग जाते हैं हल्के हल्के। वॉइस क्रैक, वॉइस कैसी हो जाती है उनकी? क्रैक, फटी हुई आवाज आती है या होरेस, कड़ी हो जाती है। इन गर्ल्स में क्या होगा? जो वेस्ट का जो पार्ट है कमर के नीचे का, उसकी साइज बढ़ना,
और ब्रेस्ट का उभार होना, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है ब्रेस्ट के अंदर, मेमरी ग्लैंड इनका बढ़ना, है ना। तो ये कुछ, और आवाज एकदम तीखी होना, तो अपन पहचान सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन जिम्मेदार है? इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इनके लिए जिम्मेदार होते हैं सेक्स हार्मोन। कौन से हार्मोन? सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन मतलब जो हार्मोन सेक्स ग्लैंड्स रिलीज करती है, ओवरी और टेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस। अब सबसे पहले हार्मोन्स की बात आ गई तो अपन ग्लैंड वाला टॉपिक पढ़ ही लेते हैं। तो देखो, कल भी मैंने आपको गूगल मीट की क्लास में बताया था कि गूगल मीट पे ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ सेल का एक ग्रुप होता है और अपने को मोटी ऐसे दिखती है ना। तो ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड्स है और वो कुछ सीक्रेट करती है, या तो फूड के डाइजेशन में या किसी और चीज में, तो उनको अपन ग्लैंड्स बोलते हैं। अब अपनी बॉडी में जो ग्लैंड्स को है अपन जनरली दो भागों में बांटते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, और थर्ड में बोल दूं मिक्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, द ग्लैंड that secrete their juice into ducts, मतलब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड उनको कहते हैं जो ग्लैंड अपने जूस को नली में छोड़ती है। डक्ट का मतलब नलियों में छोड़ती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका पढ़ लेंगे अपन, लीवर। लीवर अपने जूस को एक ट्यूब के द्वारा गोल ब्लेडर में छोड़ेगा और गोल ब्लेडर स्मॉल इंटेस्टाइन में लाके फैट का डाइजेशन करेगा, है ना, बाइल जूस का। लीवर, स्वेट ग्लैंड, पसीना की ग्रंथियां, जो पसीने ग्रंथियां जो अपनी स्किन के नीचे होती है ना, वो। सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड, जो ऑयल सीक्रेट करती है। जैसे किसी बच्चे की स्किन ऑयली है, किसी लड़की की, इट मींस उसके पिंपल्स ज्यादा निकलेंगे, है ना, क्योंकि उसकी स्किन के नीचे ऑयली ग्लैंड ज्यादा ऑयल सीक्रेट करने लग गई, क्योंकि उसका खान पान कुछ ऐसा हो गया, है ना। लीवर, स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, और एक आती है सलाइवरी ग्लैंड, लार, जो लार छोड़ती है, जो अपन ने 7th क्लास में पढ़ा था, फूड का डाइजेशन करती है, सलाइवरी ग्लैंड। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट आती है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड कौन सी? मिल्क सेक्रेट करने वाली, जो गर्ल्स के अंदर होती है, फीमेल के अंदर होती है। अपने माँ का दूध पिया कि नहीं पिया, वो मेमरी ग्लैंड से ही पिया। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड, है ना, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड। तो ये सब ग्लैंड अपने जूस को किसके अंदर छोड़ेगी? ये सब ग्लैंड डक्ट के अंदर, नली के अंदर, है ना, डक्ट के अंदर छोड़ती है, इसलिए इनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। लीवर, स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। अब आती है एंडोक्राइन ग्लैंड, द ग्लैंड दैट सेक्रेट देयर जूस into directly blood, not ducts, into directly blood में छोड़ती है डायरेक्टली, है ना। So it is also called ductless gland। इनको कौन सी ग्लैंड भी कहते हैं? दूसरा नाम पूछूंगा मैं, डक्टलेस ग्लैंड, मतलब इनमें डक्ट नहीं होती। इनके एग्जाम्पल में अपन पढ़ेंगे, अभी आगे खूब आएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पढ़ेंगे अपन थायराइड ग्लैंड, जो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ होती है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ एक थायराइड ग्लैंड जो यहाँ होती है, यहाँ थायराइड ग्लैंड गले में, जो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है। और आप देखना आजकल जो ज्यादातर बीमारियां थायराइड की आती है। थर्ड पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, जो कहाँ होती है? किडनी के ऊपर, अभी मैं एक टेबल भी बनवा दूंगा आपको। फिर बात करते हैं अपन मिक्स ग्लैंड की। कौन सी ग्लैंड? मिक्स ग्लैंड, मतलब मिक्स ग्लैंड कौन सी? द ग्लैंड दैट सेक्रेट their juices into ducts and directly in the blood, ब्लड में भी छोड़ती है और डक्ट्स में भी
छोड़ती है, उन ग्लैंड्स को बोलते हैं अपन मिक्स ग्लैंड। तो मिक्स ग्लैंड आपके 3 ही है, ध्यान रखना। एक तो है टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस क्या छोड़ता है, देखो स्पर्म, स्पर्म किसके अंदर छोड़ा, स्पर्म डक्ट में। इट मीन्स ये कैसा है, स्पर्म डक्ट। इट मीन्स ये कैसा है, एक्सोक्राइन हो गया यहाँ पर। एक छोड़ा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो ये कहाँ छोड़ा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये छोड़ा ब्लड में डायरेक्ट। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, एंडोक्राइन। कैसा हो गया, एंडोक्राइन। टेस्टिस ने स्पर्म छोड़ा स्पर्म डक्ट के द्वारा, देखो डक्ट, अब डक्ट आते ही कैसी ग्लैंड हो गई, एक्सोक्राइन। और अपने हार्मोन को किसमें छोड़ा, ब्लड में, तो ये कैसी ग्लैंड हो गई, एंडोक्राइन। मैं इधर इरेज कर देता हूं इनको। टेस्टिस हो गया एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इसका हो गया ओवरी। सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, ओवरी। अब देखो ओवरी क्या करती है, एक तो छोड़ती है ओवम, ओवम या एग, जो किसके द्वारा, किसमें छोड़ती है, ओविडक्ट में। कहाँ छोड़ती है, ओविडक्ट। तो देखो यहाँ डक्ट आ गई, इट मीन्स ये कैसी हुई, एक्सोक्राइन। एक साथ में एक हार्मोन छोड़ती है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, जो कहाँ छोड़ती है, ब्लड में। कहाँ छोड़ती है, ब्लड में। तो यहाँ कैसी हो गई, एंडोक्राइन। कैसी हो गई, एंडोक्राइन। थर्ड एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ये 10th क्लास में है क्या आपके, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस है ना, पेनक्रियास, सॉरी पेनक्रियास है ना, अपने 7th में पढ़ा था पेनक्रियास। अब ये भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है। एक तो ये पेनक्रियाटिक जूस, जूस छोड़ती है जो फूड का डाइजेशन करता है, फूड का डाइजेशन करता है, तो वो किसके द्वारा छोड़ती है, डक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर तो ये कैसी हो गई, एक्सोक्राइन। और एक हार्मोन छोड़ती है इंसुलिन, कौन सा, इंसुलिन। ये कहाँ छोड़ते हैं, ब्लड में, इसलिए ये एंडोक्राइन भी हो गई। और इंसुलिन ध्यान रखना शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। जिन व्यक्तियों के अंदर इंसुलिन हार्मोन कम निकलता है उनके शुगर की, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये थी आपके ग्लैंड, ये थी आपके ग्लैंड। तो ग्लैंड्स का मैंने कितने टाइप बताए, वैसे मेनली 2 ही होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, लेकिन मैंने आपको 3 बता दिए मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड वो है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड जिस जूस को सेक्रेट करती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है हार्मोन। उसका क्या नाम है, हार्मोन। अब अपन बात करते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस that are secreted by endocrine glands, endocrine glands into blood, into blood है ना। तो उन जूसेस केमिकल सब्सटेंस जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा छोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्मोन्स। उन्हें क्या कहते हैं, हार्मोन्स। अगर वो हार्मोन टेस्टिस के द्वारा छोड़ा गया, टेस्टिस कौन सा हार्मोन छोड़ता है, टेस्टोस्टेरोन, तो उस हार्मोन को अपन बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। अगर ये हार्मोन किसी लड़के के अंदर कम निकलता है तो उसके मूछें नहीं आएगी, उसके दाढ़ी नहीं आएगी, उसकी आवाज लड़कियों जैसी रहेगी। ज्यादा निकलता है तो उसके मूछें जल्दी आ जाएगी, दाढ़ी जल्दी आ जाएगी, आवाज उसकी मोटी रहेगी, शरीर हेल्दी रहेगा, है ना। और एक ओवरी, ओवरी कौन सा हार्मोन छोड़ती है, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। इसको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। ध्यान रखना, फीमेल सेक्स हार्मोन। अब आपको पूछ लिया हार्मोन क्या करते हैं, तो ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर नियंत्रण रखते हैं। अगर किसी फीमेल लड़की के अंदर ये हार्मोन कम सीक्रेट हुआ है तो उसकी चेस्ट की साइज कम होगी, है ना, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो सकती है ना, उसकी मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। और किसी में ये सेक्र कम हुआ है तो उसमें बॉयज के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कम होंगे। अब ध्यान रखना, इन दोनों हार्मोन पर एक हार्मोन कंट्रोल रख, एक इन दोनों ग्लैंड पर एक ग्लैंड कंट्रोल करती है, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो ग्लैंड कहाँ होती है, वो अपने ब्रेन में होती है। और आप जानते हो ब्रेन तो अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोलर है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहती है, टेस्टिस को मैसेज पहुंचाती है, एक हार्मोन छोड़ती है, उस हार्मोन का नाम ग्रोथ हार्मोन। तो कहती है टेस्टिस को, भाई तू क्या रिलीज कर, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी को क्या कहती है, तू क्या रिलीज कर, एस्ट्रोजन। तो इन पे कंट्रोल करने का काम कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है
है ना, वो इनको मैसेज करती है कि आप ये करो। अब हार्मोन काम कैसे करते हैं, हार्मोन काम कैसे करते हैं, तो देखो काम ऐसे करते हैं कि जैसे आप दो जने हो, एक के हाथ के अंगूठे के लगी, एक के पैर के अंगूठे के लगी, तो आपने पैरासीटामोल दोनों ने टेबलेट ली, थोड़ी देर बाद आराम आ गया। कैसे, पैरासीटामोल टेबलेट ली, जिसने हाथ के अंगूठे के दर्द था उसके लगी थी, तो वो टारगेट साइड क्या हो गया, हाथ का अंगूठा। दूसरा आपके जो दोस्त था उसके पैर का जो अंगूठा, टो बोलते हैं, हाथ के अंगूठे को थंब बोलते हैं, वो टारगेट साइड था, उसके आराम आ गया। इट मीन्स हार्मोन भी ऐसे ही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट टारगेट साइट पर जाते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया, या हार्मोन रिलीज किया और बोला कि जाके टेस्टोस्टेरोन के पास जाओ, तो वो टेस्टिस के पास जाएगी, और टेस्टिस के पास जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टारगेट साइट पर जाकर ये काम करते हैं, है ना। अब हार्मोन्स आ गया, तो अपन हार्मोन्स का पूरी एक टेबल पढ़ लेते हैं। बीच में आपके सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी और ये मेंस्ट्रुएशन, ये बाद में करा दूं, पहले आपके हार्मोन्स का एक जगह है तो वो करा देता हूं मैं। ग्लैंड्स के बारे में सारी डिटेल्स दे देता हूं। एक टेबल बना लेना आप, इस टेबल को मैं बता देता हूं अभी। देखो, सबसे पहले यहाँ डाल लो सीरियल नंबर, यहाँ डाल लो नेम ऑफ ग्लैंड, नेम ऑफ ग्लैंड, यहाँ हार्मोन का नाम डाल लो, वो ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, यहाँ उस ग्लैंड की पोजीशन, उस ग्लैंड की पोजीशन क्या है, और उसका फंक्शन, और उसका फंक्शन। देखो, नेम ऑफ ग्लैंड में सबसे पहले अपन बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। कौन सी ग्लैंड की, पिट्यूटरी की। ये कौन सा हार्मोन छोड़ती है, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। इसकी पोजीशन क्या है, ब्रेन, हिंड ब्रेन, पीछे वाला जो ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन, पीछे वाले ब्रेन में। इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट ऑल ग्लैंड एंड हाइट। हाइट किसी में ज्यादा बढ़ रही है तो वो किस ग्लैंड के कारण, पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण, है ना। हाइट किसी, ये अगर ये ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट करेगी तो अपनी हाइट रावण के जैसे हो जाएगी। ये कम सीक्रेट करेगी तो अपनी हाइट वामन अवतार जैसी हो जाएगी, भगवान विष्णु ने लिया था। ठीक है, इस ग्लैंड को स्पेशल भी लिख देता हूं मैं। इस ग्लैंड, स्पेशल का मतलब इसके बारे में कुछ, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सेकंड बात आती है थायराइड ग्लैंड की। कौन सी ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड की। आप देखना उदयपुर को जाके अपने को प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर थायराइड की जांच कराता है। इसकी, ये हार्मोन कौन सा रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। इसकी पोजीशन क्या है, थ्रोट में, थ्रोट यानी गला, इसकी पोजीशन क्या है, थ्रोट में। इसका फंक्शन क्या है, ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मतलब जो चीजें अपन खाते हैं उनके डाइजेशन में और अपनी बॉडी के हेल्थ में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में उसमें पार्ट करती है। इस ग्लैंड में इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, थायराइड रोग, है ना, गोइटर रोग, है ना। इसके लिए आयोडीन चाहिए, इसके प्रॉपर फंक्शन के लिए कौन सी क्या चाहिए, आयोडीन। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गोइटर। ये स्पेशल आप लिख लेना। ये दोनों अभी तक कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। थर्ड ग्लैंड की बात करते हैं अपन, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन छोड़ती है, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन पोजीशन कहाँ है, अपर साइड ऑफ द किडनी, अपर साइड ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर होती है टिप जैसी, है ना। और इसका काम है, इसका काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और मेटाबॉलिज्म में। इस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड। और इसके हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, फाइट एंड फियर हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट एंड फियर। जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो कुत्ते को देख के आप भगोगे तो वो उस हार्मोन के कारण, एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। ये तीनों जो ग्लैंड है, ऐसे ही मैं आपको दूं सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड तो आपको पता है सैलाइवरी ग्लैंड कौन सा छोड़ती है, सलाइवा छोड़ती है, हाँ? ये हार्मोन नहीं कहेंगे इसको वैसे, सलाइवा छोड़ती है। ये कहाँ होती है, टंग के नीचे होती है, टंग के नीचे होती है ना, बिलो टंग, टंग के बिलो होती है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऐसे खूब सारी है, स्वेट ग्लैंड पसीना छोड़ती है, सेबेसियस ग्लैंड ऑयल छोड़ती है। ठीक है, अपन उनकी बात नहीं करेंगे। लीवर, लीवर क्या छोड़ती है, बाइल जूस, जो अपन 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। अपन यहाँ पर केवल वही पढ़ेंगे जो हार्मोन्स रिलीज करती है। 3 आपके ग्लैंड हो गई है। 4th जो ग्लैंड आती है वो पढ़ते हैं अपन पेनक्रियास। 5th
पेनक्रियाज। हार्मोन कौन सा छोड़ती है, तो ये हार्मोन कौन सा रिलीज करती है, इंसुलिन। और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन नियर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में होती है। इसका फंक्शन क्या है, मेंटेन द शुगर लेवल, मेंटेन द शुगर लेवल, शुगर लेवल को क्या करना, मेंटेन करना, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना। तो इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज। कौन सी हो जाती है, डायबिटीज। फिर सेवंथ जो सिक्स्थ में चलते हैं, टेस्टिस। कौन सा, टेस्टिस। ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है, टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन। पोजीशन क्या है, आउटसाइड ऑफ द मेल बॉडी, आउटसाइड ऑफ मेल बॉडी, मेल यानी बॉयज में, मेल्स में होती है, आउटसाइड बाहर की तरफ है ना, नीचे की तरफ होती है। फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करना, मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करना, ठीक है। थर्ड जो सेवंथ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन ओवरी। क्या पढ़ते हैं, ओवरी। ध्यान रखना ये तीनों जो पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, ये तीनों कौन सी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। क्यों, डक्ट में भी छोड़ती है, विदाउट डक्ट भी छोड़ती है। ओवरी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आपको कई बुक्स में ई मिलेगा आगे, कहीं में ओ मिलेगा, तो ओ लिखना ना, बड़ी क्लासों में वही दे रखा है, एस्ट्रोजन। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन, लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन पेट में, इन फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी में लोअर साइड में है, फीमेल बॉडी। महिलाओं में होता है, गर्ल्स में होता है केवल ये। और इसका यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करना। तो ये मैंने आपको एक मेमोरी ग्लैंड्स भी लिख लो, बोले आप यहाँ पे लिखना मेमोरी ग्लैंड। ये क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन नहीं कहेंगे उसको, लेकिन इसलिए मैंने नहीं लिखा है, वो मिल्क सेक्रेट करती है। वो कहाँ होती है, वो फीमेल के ब्रेस्ट में होती है, फीमेल के ब्रेस्ट में होती है, ठीक है। वो मैंने आपको नहीं लिखा है, मैंने आपको केवल जो हार्मोन सीक्रेट करती है या एक दो जैसे सेट वाली लिखवा दी। नेक्स्ट अपने आता है रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। देखिए क्या होता है, आफ्टर 10 to 12 ईयर्स के बाद बॉयज के अंदर भी चेंजेस आते हैं, लेकिन गर्ल्स के अंदर रिमार्केबल चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, और रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आने लग जाती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। एंड तो कब होती है, वो 18-19 ईयर के बाद में रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी एंड हो जाती है, मतलब मेच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए शादी की उम्र है वो 21 वर्ष बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स है। तो इसमें क्या होता है कि गर्ल्स में क्या होता है कि बॉयज के अंदर तो जो स्पर्म है आफ्टर 13-14 ईयर के बाद, वो जो टेस्टिस है वो स्पर्म रिलीज करने लग जाता है आफ्टर 14 ईयर, 13 ईयर, 10 ईयर, 10 से लेके 14 के बीच कभी भी। लेकिन गर्ल्स में क्या होता है कि जो ओवरी है वो एवरी मंथ, ध्यान रखना, गर्ल्स के अंदर अपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, 2 ओवरी होती है। कितनी होती है, 2 ओवरी होती है। ये ओविडक्ट थी, और ये आके कहाँ मिलती है, यूट्रस में। तो प्रत्येक ओवरी क्या छोड़ती है, एक एग छोड़ती है। क्या छोड़ती है, एग छोड़ती है हर 1 महीने के अंतराल के बाद, 28 to 35 डेज। तो अपन उसको 1 महीना बोल सकते हैं। जब ये एग अगर स्पर्म के द्वारा ओविडक्ट में फर्टिलाइज हो जाता है तो एक पीरियड आ जाता है, उस पीरियड को बोलते हैं प्रेगनेंसी, है ना, फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये एग क्या करता है, यूट्रस की वॉल के साथ गिरता है, यूट्रस की वॉल के साथ गिरता है, ब्लीडिंग होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये एवरी मंथ, हर महीने, मतलब 1 वर्ष में 12 बार लगभग होता है, और 2 से 3 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये क्यों होता है, तो ध्यान रखना, द फीमेल ओवरी रिलीज ovum per month. If the ovum is fertilized with sperm, then it is called pregnancy. But if the ovum does not fertilize, then it shed off with the wall of uterus. इस यूट्रस की वॉल के साथ नीचे गिरेगा, है ना, and this process is called menstruation, and this cycle is called menstruation. Menstruation occurs after 28 to 35 days. हर 28 से 35 दिन के बाद होता है, और कितने दिन के लिए, 2 to 3 days, 4 days के बीच में होता है, ब्लीडिंग आती है। उस समय जनरली अपने क्या करते हैं, मंदिर में नहीं जाते, आचार के हाथ नहीं लगाते, जबकि वो सब मिथक से, वो टेबूज है, सब वो
अंधविश्वास है, कुछ कहानियां है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब ये मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम होता है, तो ये फर्स्ट टाइम 14 ईयर की एज के लगभग होता है, उस समय इसको बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं? मेनार्की। व्हेन द मेंस्ट्रुएशन अकर्स फर्स्ट टाइम देन इट इज कॉल्ड मेनार्की। व्हेन द मेंस्ट्रुएशन अकर्स फर्स्ट टाइम देन इट इज कॉल्ड मेनार्की। जब ये लास्ट टाइम होता है 50 ईयर के लगभग, ये शुरुआत 14 और लास्ट 15, तो जब ये लास्ट टाइम में होता है 15 ईयर के लगभग एंड हो जाता है, उसके बाद नहीं होता, मतलब 50 साल की उम्र के बाद, हाँ नहीं गूगल यूट्यूब पे, 50 साल की उम्र के बाद मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। आफ्टर 50, 45 भी है, 50 भी है, 55 भी है। मैंने फिर कह रहा हूँ ये इंडिविजुअल डिफरेंट है, ये जरूरी नहीं है कि सर ने कहा 50 नहीं, 45 भी हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम 55 भी हो सकती है। फिर ये मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, मतलब फीमेल की जो ओवेरी है वो फिर एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। कब? 45 टू 55 ले लो, इस उम्र के बाद, कम से कम ये, अधिक से अधिक ये, इसके बाद वो एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। और जो एग प्रोड्यूस करना बंद कर देगी तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। तो स्टार्टिंग को मेनार्की, एंड को मेनोपॉज, और जो पर मंथ होता है उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसके बारे में ये मिथक्स टेबूज कुछ है, कोई इसमें संकोच की बात नहीं है। अगर गर्ल्स में समस्या है रहती है तो आप अपनी मम्मी से, अपनी बड़ी सिस्टर से और अपनी फीमेल टीचर से या डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। इस चीज को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, ये नेचुरल है और ये रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी भी है, और ये हर में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अपन पढ़ते हैं, पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमन लास्ट फ्रॉम मेनोर्की टू मेनोपॉज। इज शी राइट? यस, पहली सही है। मेनार्की से स्टार्ट होती है, मेनोपॉज तक चलती है। मेनार्की 14 ईयर और मेनोपॉज 45 ईयर। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड? लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी। हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड? सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। अब देखो, अपने समाज में क्या होता है कि किसी महिला के लड़कियां होती है तो जिम्मेदार उस महिला को ठहराया जाता है कि ये उल्टा है, ये फलानी है, ये ढीकनी है, इसकी वजह से हमारे लड़का नहीं हुआ, हमारे तो लड़कियां हो रही। उसकी सासू माँ, उसके ससुर जी, उसके आस पड़ोस वाले उसको ताना देते हैं कि देखो इसके लड़का नहीं हो रहा। उस औरत की गलती बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें फीमेल्स की गलती बिल्कुल भी नहीं है, इसमें गलती है तो मेल की, मतलब किसी के लड़कियां हैं, कोई बहनें हैं, तो वो फादर की मिस्टेक है, नॉट मदर की। और फादर की भी नहीं है, उसमें रीजन वो क्रोमोसोम्स का होता है, ठीक है, पर वो मदर की कुल मिला के बात नहीं है। अपन कई जो सास बहू के जो मूवी आते हैं, सीरियल आते हैं, इनमें देखते हैं, या कोई पुरानी मूवीज में आप देखना, उसके लड़कियां होती है, उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? वो जिम्मेदार होता है फादर। अब ध्यान से देखना, हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड? बेबी का सेक्स कैसे निश्चित होता है? भाई होने वाला बच्चा होगा या बच्ची होगा। और आजकल जैसे लोग लड़कियों को पहले कन्या भ्रूण हत्या पेट में ही मार देते थे, गर्भ में ही, और सोनोग्राफी के द्वारा बता देते थे। आजकल आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा। अगर कोई डॉक्टर बताता है तो आप उसकी कंप्लेंट करते हो तो उसको जेल होगी, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर आप बताते हो कि ये डॉक्टर ऐसे बताता है कि होने वाला बच्चा है या बच्ची है, ठीक है। तो सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है? तो ध्यान रखना, अपन ने पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि अपनी जो सेल्स होती है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। 46 जो क्रोमोसोम है ये 23 पेयर में रहते हैं। 23 पेयर में रहते हैं। कितने पेयर में रहते हैं? 23 पेयर में। अपनी जो प्रत्येक सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, ध्यान रखना। अब ये क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं हेटेरोसोम्स, या जिनको मैं कहूं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स होते हैं अपने में 44। ऑटोसोम्स होते हैं 44। अब कितने क्रोमोसोम बच गए? 2। तो अगर लड़का है तो उसमें क्रोमोसोम्स क्या आएंगे? XY। और लड़की है तो उसमें क्रोमोसोम क्या आएगा? XX, है ना। लड़की है तो उसमें क्या आएगा? XX। तो ये गर्ल्स के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया? बॉयज के लिए। तो 44 प्लस XY इट मींस जैसे मैं हूं तो मेरे में ये क्रोमोसोम है 44, 45, 46, और 44 प्लस XX, तो इसके लिए क्या जाएगा? गर्ल। तो अपने में कितने प्रकार के क्रोमोसोम है? 2, 44।
ये तो बॉयज और गर्ल्स में सेम होते हैं, ये एक्स वाला भी सेम होता है। इट मीन्स बॉयज और गर्ल्स में कितने क्रोमोसोम सेम होते हैं? 45। केवल एक क्रोमोसोम का डिफरेंस है, वो है वाई और एक्स। तो क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46 अपनी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल एक्सेप्ट मेल एंड फीमेल गेमिट। मेल एंड फीमेल गेमिट, मेल और फीमेल गेमिट के अलावा सब में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन अपना जो मेल गेमिट होता है स्पर्म, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 23। अब वो क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? तो जैसे आपकी बुक में एक डायग्राम के द्वारा बता रखा है, जैसे इसको बता दिया एग, ये भी एक बता दिया एग, ठीक है। ये है स्पर्म बता दिया, इसमें जो क्रोमोसोम है 20+X, इसमें जो क्रोमोसोम है 20+Y। ध्यान से देखना, 23 हो गया ना। मैंने कहा सेक्स सेल्स जो अपनी थी स्पर्म और ओवम, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। बाकी सब सेल्स में कितने होते हैं? 46। अब जो ये एग है ये बेचारा 22+X और ये भी 22+X। अब जब ये स्पर्म 22+X वाले एग से मिलेगा, ये स्पर्म 22+X वाला, तो होने वाला जो बच्चा होगा वो क्या होगा? वो गर्ल होगी। क्या होगी? गर्ल चाइल्ड होगी। इट मींस गर्ल चाइल्ड में कितने क्रोमोसोम है? 22 44+X। तो ये गर्ल चाइल्ड हुई, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 22 तो यहाँ बॉय चाइल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉय चाइल्ड, मतलब 44+XY, 44, 45, 46। अब देखो किस पर डिपेंड हुआ? यहाँ तो देखो लड़की थी तो भी फीमेल एक्स दे रही थी 22+X, यहाँ लड़का है तो भी फीमेल क्या दे रही है? 22+X। तो मतलब ये स्पर्म, अब स्पर्म किसका पार्ट होता है आप जानते हो? ये मेल का फादर का होता है। किसका होता है? मेल का फादर का होता है। तो जिम्मेदार कौन हुआ? फादर, नॉट मदर। ये आप ध्यान रखना। एक्स और वाई को सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है ये डायग्राम में आपके बता रखा है। एक्स वाई होगा तो बॉय होगा, एक्स एक्स होगी तो गर्ल होगी। मैंने आपकी बुक में थोड़ी सी एक चीज जोड़ दी है, वो 44 ये 10th क्लास में दे रखी है। आपकी बुक में केवल एक्स एक्स और एक्स वाई बता रखी है। अब जितने भी बॉयज है उनके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स है, उनकी स्पर्म सेल्स दो प्रकार की है, एक वाई सेल्स, एक वाई सेल्स और एक एक्स सेल्स, एक्स स्पर्म और एक वाई स्पर्म। लेकिन जो गर्ल्स है या जो फीमेल्स है उनका एग एक्स है। वो जितने भी प्रकार के एग्स होते हैं सब में एक्स वाले एग होते हैं। हार्मोन्स का मैंने ये जो डायग्राम दिया है ये आपको बता ही दिया। नेक्स्ट अब आता है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट एंड फ्रॉग। जो फ्रॉग इंसेक्ट्स होते हैं उनमें हार्मोन्स का रोल, 10 मिनट मैक्सिमम। उनमें हार्मोन्स का रोल क्या है? तो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। तो उसमें अपन ने पढ़ा था जो कैटरपिलर, जो सिल्क वॉर्म था, सिल्क वॉर्म उसने एग प्रोड्यूस किए, वो एग किसमें बदले? कैटरपिलर लार्वा में, कैटरपिलर लार्वा। और कैटरपिलर जो लार्वा स्टेज थी ये बाद में किसमें बदली? एडल्ट में। किसमें बदली? एडल्ट में। इसी प्रकार अपन ने फ्रॉग का पढ़ा। फ्रॉग ने एग प्रोड्यूस किए, फ्रॉग ने क्या प्रोड्यूस किए? एग, और क्या बना? लार्वा। और उस लार्वा का नाम क्या था? टेडपोल। क्या नाम था? टेडपोल। और वो किस जैसा दिखता था? फिश जैसा। लेकिन बाद में जब ये एडल्ट बना तो एडल्ट में किसके जैसा दिखा? फ्रॉग जैसा। कैसा दिखा? फ्रॉग जैसा। इस प्रोसेस को अपन ने क्या कहा था? मेटामॉर्फोसिस। तो ये हार्मोन इनमें भी प्रभाव डालते हैं। तो वो प्रभाव कैसे डालते हैं? तो फ्रॉग का आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर फ्रॉग, जो आप जानते हो फ्रॉग वाटर के अंदर रहता है, एक्वेटिक एनिमल भी है और टेरेस्ट्रियल एनिमल भी है ना। तो जब वाटर के अंदर ये एग प्रोड्यूस वाटर के अंदर ही करता है, जमीन के ऊपर नहीं करता। तो वाटर के अंदर करता है, तो वाटर में जो रहता है, अगर वाटर में आप जानते हो जो NaCl सोल्ट रहता ही है, और NaCl के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा किसकी होती है? आयोडीन की। अगर इसको आयोडीन प्रॉपर मिल रहा है, इसके जो एग्स को आयोडीन प्रॉपर मिल रहा है, तो इसका जो लार्वा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एडल्ट में। अगर मेंढक को, जो फ्रॉग है, उसके एग्स को निकाल के डिस्टिल वाटर में रख दे जहां आयोडीन नहीं है, तो इसका लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा और वो जिंदगी भर किसमें रहेगा? टेडपोल लार्वा में। तो इंसेक्ट के अंदर भी जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रभाव डालते हैं। टेडपोल का एग्जाम्पल दे रखा है आपके। फिर लास्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव
हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके दे रखा है न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंस। इस समय आपकी बॉडी की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, तो आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। आपकी बॉडी में कई ऐसे चेंजेस आते हैं कि अगर आपको कोई भ्रम में डाले तो भ्रम में नहीं आना है। आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो पढ़ते हैं हम। देखो, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस की बॉडी बहुत ज्यादा ग्रो करती है, इस समय सबसे ज्यादा हाइट बढ़ती है, तो अपनी जो न्यूट्रिशन अपने को बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। 6th क्लास में पढ़ा था, ए डाइट दैट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, दाल हो, चने हो, मिल्क हो। मिल्क तो सब है, मिल्क एकमात्र सब्सटेंस है जिसके अंदर लगभग सारे कंपोनेंट है। मिल्क इज ए बैलेंस फूड इटसेल्फ, है ना। आयरन बिल्ड हो, वेजिटेबल हो, जेगरी हो, गुड़ हो, मीट हो, आंवला हो, ये सब अपने को लेने चाहिए। अपने को कभी भी चिप्स और पैकेट फूड, टिन स्नैक्स ये नहीं लेने चाहिए। कुरकुरे, चिप्स वगैरह, मैंने बताया कुरकुरे के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है, और इस समय अपनी ऑयल ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रेट करती है, तो अपने पिंपल्स होने का डर रहता है। आपकी बुक में डार्कली रूप से इसमें बता रखा है। फिर आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब खुद की साफ सफाई। नहाते समय यहाँ पर अपनी पूरी बॉडी पे साबुन बढ़िया तरीके से अपने को लगाना है, क्योंकि इस समय स्वेट ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा पसीना सेक्रेट करती है, जिससे अपना शरीर बदबू भी मारने लग सकता है। अपने फंगस वगैरह, रिंग वर्म वगैरह, दांत वगैरह, इचिंग वगैरह भी हो सकती है। तो इस समय अपने को नहाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। डेली नहाना चाहिए और बढ़िया ढंग से नहाना चाहिए, ऐसे नहीं पानी डाल के आ गए, साबुन से पूरी बॉडी की मालिश करके अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे में स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड्स बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। फिर आता है फिजिकल एक्सरसाइज। अपने को फिजिकल एक्सरसाइज, योगा वगैरह भी करना चाहिए, खूब फिजिकल दौड़ भाग करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, है ना। और लास्ट आता है से नो टू ड्रग। ध्यान रखना, ये समय वो है जब आप ड्रग लेना सीखते हो। 10वीं के बाद का जो समय विशेष तौर से आपके जीवन को निर्धारण करता है कि आप डॉक्टर बनोगे, एक इंजीनियर बनोगे, एक टीचर बनोगे, या गुंडे बनोगे, मवाली बनोगे। तो ये जो समय है, इस समय आपके दोस्त आपको कहते हैं कि थोड़ी सी ड्रग ले ले। ड्रग का मतलब अभी आप सुन रहे हो ना, सुशांत सिंह वाला मामला, रिया चक्रवर्ती वाला। तो ऐसे आपको ऐसे दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो आपको बियर के लिए, शराब के लिए कहें तो आप उनको नो कहना है कि नो, अगर मेरा फ्रेंड है तो मान जा। इसमें दे रखा, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट HIV एड्स विच इज कॉज्ड बाय ए डेंजरस वायरस। दिस वायरस कैन पास टू ए नॉर्मल पर्सन फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। अब ड्रग्स लेने के 2-3 तरह के हैं। एक तो ओरली, मुंह में ले लो, जैसे तंबाकू, तंबाकू एक ड्रग्स, अफीम मुंह में ले ली। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी है जो किससे लेते हैं, इंजेक्शन से। भरी उसको ड्रग को और कहाँ ली, इंजेक्शन के द्वारा। तो अब इंजेक्शन, मान लो किसी HIV एड्स वाला व्यक्ति है, एड्स नाम आपने सुना होगा, उसकी बॉडी में जाके वो सिरिंज आई है और मेरी बॉडी में जाएगी, तो मैं भी HIV से इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। एक इसमें मिथ, टैबूज जो गर्ल्स के लिए स्पेशली दे रखा है, तो आपको अपनी मम्मी को भी ये चीज शेयर करनी है। आपकी बुक में बतानी भी है कि जैसे इसमें बता रखा है, मंदिर नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, आचार को देख लेते तो आचार खराब होता है, ऐसी सब कुछ ये क्या है, ये अंधविश्वास है। ठीक है। एक एडोलेसेंस प्रेगनेंसी के बारे में बता रखा है। भारत ने अपनी जो एज निर्धारित कर रखी है 21 और 18 है। ये क्वेश्चन आंसर इसके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो अपन गूगल मीट पे अपन शेयर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।